एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दया चैनल में स्वागत है। अभी हम बेसिक फाउंडेशन लेक्चर्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमने ट्रायंगल को स्टडी किया था। ट्रायंगल में हमने क्या देखा, पहले तो ट्रायंगल की डेफिनेशन देखी, ट्रायंगल के टाइप्स देखे। हमेशा जब टाइप्स क्रिएट होते हैं तो टाइप्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई बेस होता है, तो डिपेंड ऑन देयर बेस हमने ट्रायंगल के टाइप्स किए, उन्हें क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो अब वहाँ जाके हमने ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, जैसे कि कोई भी ट्रायंगल अगर हो उसके साथ 4 सेंटर्स होते हैं। तो जैसे कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। हमने बेसिकली इन चारों टाइप्स के सेंटर को स्टडी किया था और आपको ये भी बताया था कि उसका नेचर कैसा होगा। जो सेंटर हमने स्टडी किए उन सेंटर्स का जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा ये भी मैंने आपका बताया। जैसे कि जो वो सेंटर है वो हमेशा कहाँ होगा, इनसाइड द ट्रायंगल होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल होगा या किसी ट्रायंगल के किसी साइड पे होगा। तो ये जो चारों सेंटर्स है वो कैसे वेरी होंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपको बताया। आज का जो लेक्चर है हमारा वो भी ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो ट्रायंगल में जो हमें आगे जाके जिनकी जरूरत पड़ेगी वो सब चीजें हम यहाँ फाउंडेशन में ले रहे हैं। तो अभी मैं आपको आज के लेक्चर में एक बेसिक जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उनके कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब मैंने आपको इक्वी और आइसो के बारे में डिफरेंस भी बताया था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि 3 साइड्स और तीनों साइड्स की कैसी है, इक्वल है, तभी हम इसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल को कंसिडर किया, आपका फेवरेट ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC। अभी इक्विलैटरल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। तीनों साइड जो होंगी उसकी वो क्या होगी, सेम होगी। और हमें ये भी पता है अगर ये तीनों साइड सेम होगी तो तीनों एंगल्स भी सेम होंगे, और तीनों एंगल सेम होंगे हमें पता है तीनों की एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। तो फिर तीनों के मेजर्स भी कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आज के लेक्चर में जो है हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करता हूं, मैं एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। बाइसेक्टर की कॉन्सेप्ट हमारी हो चुकी है, मैंने आपको बताया कि किसी भी एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करने वाले रे को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं। यानी कि अ रे डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज द एंगल बाइसेक्टर। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A यानी A के बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो रे बना इसने क्या किया, एंगल A के 2 इक्वल पार्ट्स किए। यानी कि यहाँ पे मैं D लेता हूँ तो BAD एंड CAD ये जो दोनों एंगल्स है वो क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब अगर ये क्या हुआ तो रे AD आपका क्या बना, एंगल बाइसेक्टर बना। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रे AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो बाइसेक्टर हमारी 10th में ए भी कैटेगरी हो चुकी है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। क्या है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कि क्या होता है, अगर हमने ट्रायंगल में किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि वो जो बाइसेक्टर है वो उसके सामने वाले साइड्स के 2 पार्ट करता है। ये जो रे AD बाइसेक्टर है वो BC के 2 पार्ट्स करेगा। कैसे करेगा, BD एंड CD। तो 1 पार्ट बना BD एंड अनदर पार्ट इज CD। तो 2 पार्ट हमारे पास क्रिएट हो गए इस बाइसेक्टर की वजह से, पार्ट BD एंड पार्ट CD। तो वो 2 पार्ट के जो रेशो होते हैं उनका रेशो उसके रिमेनिंग 2 साइड्स के रेशो के बराबर होता है। यानी कि रे BD BC को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसे रेशो में डिवाइड करेगा जो उनके रिमेनिंग साइड्स के रेशो होंगे। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। तो यहाँ से B से स्टार्ट किया तो हम ऐसे लिख सकते हैं B से A जो एक पार्ट है अपॉन A से C जो दूसरा पार्ट है, ये दोनों का रेशो B से D जो पार्ट है एंड D से C जो पार्ट है, दोनों सेम होंगे।
अगर आपको बी से शुरुआत नहीं करनी, आप सी से भी कर सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो सी से ए एंड ए से बी, सी से ए एंड ए से बी इज इक्वल टू सी से डी एंड डी से बी, सी से डी एंड डी से बी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे जाएंगे एंड ऐसे ऐसे जाएंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो ऐसे एंड ऐसे जाएंगे, या ऐसे ऐसे जाएंगे। वन पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से, ऐसा हम नहीं कर सकते, तो आपको ये समझ लेना होगा। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें अच्छे से पता है, क्या पता है हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि बी ए एंड ए सी, बी ए यानी कि ए बी एंड ए सी ये दोनों क्या है? सेम है। तो ये जो रेशो बनेगा बी ए अपॉन ए सी क्या बनेगा? 1, क्योंकि बी ए एंड ए सी की लेंथ क्या है? सेम है। तो ये 1 बना, यानी कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। अगर बी डी अपॉन डी सी 1 आए, इसका मतलब क्या हुआ? बी डी इज इक्वल टू डी सी हुआ, यानी कि बी डी एंड डी सी क्या होगा? सेम होगा। अच्छे से याद रखो। तो फिर क्या होगा? बी डी एंड डी सी सेम हुआ, इसका मतलब ये एंड ए पार्ट दोनों क्या हुए? सेम हुए। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो डी क्या होगा? डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट की डेफिनेशन भी हमें पता है कि वो सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट करता है। सी डी एंड बी डी सेम हो, यानी कि डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। सो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। चलो डी मिड पॉइंट हो गया, तो ए हमें ए भी पता है, हमने मीडियन भी पढ़ी है। क्या होगा? ए वर्टेक्स है, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो किसी भी वर्टेक्स एंड इसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होगी, ये सेगमेंट क्या होगी? मीडियन होगी। अगर डी मिड पॉइंट होगा बी सी का, तो ए से डी ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है ए क्या बनेगी? मीडियन बनेगी, क्योंकि मीडियन का डेफिनेशन हमें पता है। क्या मीडियन का डेफिनेशन? कि किसी भी वर्टेक्स एंड उसके ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट क्या होती है? मीडियन होती है। तो इसका मतलब ये बना कि ए डी इज अ मीडियन। चलो, तो हमने एडी क्या लिया था? बाइसेक्टर लिया था, लेकिन अब यहाँ पे एडी क्या आ गया? मीडियन आ गया। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही क्या होगा? मीडियन होगा। ओके चलो, और एक बात, अगर ये बाइसेक्टर है तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड ईच मेजर इज इक्वल टू 60 डिग्री। हर एक एंगल का मेजर कितना आने वाला है? 60। अगर ये बाइसेक्टर हुआ तो इसका एंगल क्या होगा? 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये हमें पता है कितना होगा? 60 डिग्री। अगर ट्रायंगल ए बी डी में देखो, ट्रायंगल एबीडी में हमने देखा कि ए 30 है, ए 60 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 60 बनेगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट? कि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ट्रायंगल के किसी भी 3 एंगल की सम लो तो 180 डिग्री आनी है। तो क्या होगा? अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर एंगल, ये जो एंगल है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये कितना बना? 90 डिग्री बना। अगर एंगल ए डी बी 90 डिग्री बनता है तो ए डी क्या होगा? बी सी को परपेंडिकुलर होगा। तो एडी बीसी को परपेंडिकुलर होगा, तो एडी क्या होगी? हाइट होगी या अल्टीट्यूड होगी। तो एडी इज अ हाइट और अल्टीट्यूड। तो चलो अब क्या होगा? अब एडी क्या हो गई? हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर है, और डी क्या है? डी तो मिड पॉइंट है, यानी डी मिड पॉइंट भी है, ये परपेंडिकुलर है, तो एडी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर भी है, एडी मीडियन भी है, अब एडी हाइट भी हो गया। और एक बात, एडी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है बीसी को, तो एडी क्या होगा? साइड बाइसेक्टर भी होगा। सो एडी इज साइड बाइसेक्टर। हर एक चीज को आप गौर से देख लो, समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। मैंने स्टार्ट किया था बाइसेक्टर से, बाइसेक्टर से मैंने प्रूव किया कि डी मिड पॉइंट यानी कि एडी बाइसेक्टर था पहले, लेकिन वो मीडियन भी हो गया। वो मीडियन हो गया 30, 60, 90 की वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एडी अल्टीट्यूड भी हो गई। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, बाइसेक्ट भी करता है, तो ये क्या हो गया? साइड बाइसेक्टर भी हो गया। तो इसका मतलब एडी क्या है? एडी बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, साइड बाइसेक्टर भी है, एडी हाइट भी है और एडी मीडियन भी है। इसका मतलब क्या होगा? आप समझते हो कि इसी तरह से अगर एक ही सेगमेंट आपका चारों आ रहा है तो बाइसेक्टर जो होगा, एंगल बाइसेक्टर जो होगा, वो मुझे क्या देगा? इन सेंटर देगा। अगर एडी क्या है? मीडियन है, तो मीडियन मुझे क्या देगा? सेंट्रॉइड देगा।
अगर ईडी अल्टीट्यूड या हाइट है तो वो मुझे क्या देगा, ऑर्थो सेंटर देगा। और अगर ईडी साइड बाय सेक्टर भी है तो ये मुझे सरकम सेंटर भी देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्योर है कि एडी साइड बाय सेक्टर है, एडी एंगल बाय सेक्टर है, एडी अल्टीट्यूड भी है और एडी मीडियन भी है। इसका मतलब एडी अगर चारों होगा तो बाय सेक्टर हमें इन सेंटर देता है, मीडियन हमें सेंट्रॉइड देता है, हाइट हमें ऑर्थो सेंटर देता है एंड साइड बाय सेक्टर हमें सरकम सेंटर देता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जनरलाइज करना आना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर एक ही लाइन पे आने वाले, एक ही लाइन पे आने वाले हैं, नहीं तो एक ही आने वाले हैं। इसका मतलब हम नोट बना सकते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड is same for equilateral triangle। ये मैं आपको बता भी सकता था लेकिन मैंने आपको ये प्रूव करके दिया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपको इन सेंटर पूछा जाए, सरकम सेंटर पूछा जाए, सेंट्रॉइड पूछा जाए या फिर ऑर्थो सेंटर पूछा जाए, आपको जो भी पूछा जाए चारों एक ही पॉइंट होगा। ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो इतनी बेसिक चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि इन सेंटर फाइंड करना हो, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना हो, सेंट्रॉइड फाइंड करना हो या फिर सरकम सेंटर फाइंड करना हो, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये चारों ही पॉइंट क्या आते हैं, एक ही आएगा। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, स्मॉल ए लिया, तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस क्या है, बी सी कितनी ली, ए, इंटू हाइट क्या है, ए डी। तो ये कितना है, चलो हमें पता है 30 है, 60 है, 90 डिग्री। अब ये जो है कौन सी है, 60 डिग्री की अपोजिट की साइड है। और फिर हमें 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम भी आपको 9th में हुआ होगा, क्या है कि 30 डिग्री के अपोजिट की साइड, 30 के अपोजिट की साइड यानी कि व्हाट, बीडी क्या होगी, हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि ये भी होती है, यानी कि हाफ इंटू ए होगा। और 60 डिग्री के अपोजिट की साइड क्या होती है, 60 डिग्री के अपोजिट की साइड √3/60 डिग्री यानी कि कौन, एडी के अपोजिट की साइड, सॉरी 60 के अपोजिट की साइड क्या है, एडी कितनी होगी, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, सो √3/2 इंटू ए होगी, यानी कि एडी की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, √3/2 ए, और बीडी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/2 इंटू ए। तो मुझे एडी चाहिए, एडी की वैल्यू कितनी है, सो 1/2 इंटू ए इंटू √3/2 इंटू ए, सो √3 इंटू 1 यानी कि √3, 2 इंटू 2 यानी कि 4, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना आ गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इतनी बेसिक चीजें हैं, इतनी आसानी से आप किसी भी पॉइंट की तरफ क्या कर सकते हो, रुक कर सकते हो, आप उसको इजीली कैप्चर कर सकते हो। और ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बहुत ही हेल्प करती है। अगर आपको पूछा जाए कि ट्रायंगल का क्या करो, इन सेंटर फाइंड करो, सरकम सेंटर फाइंड करो, तो आपको आसानी से पता होना चाहिए ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड या फिर ऑर्थो सेंटर हो, वो क्या आने वाला है, एक ही पॉइंट आने वाला है। तो आप उसे किसी भी तरह से आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रॉइड जो कैलकुलेट करना होता है उसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर सेंटर। तो आपको पता है इसका ऑर्थो सेंटर ही सेंट्रॉइड होगा, तो आप सीधा सेंट्रॉइड को कैलकुलेट कर लो, आपको वैसे भी ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो आपको ये जो बातें हैं ना, तो इन्हें अच्छे से दिमाग में रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन जो है वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ सॉल्व करते वक्त करना है।
तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप सिर्फ क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे, रटते जाओगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको परेशानी आने वाली है। तो हमने जो भी पढ़ा उसका जनरलाइजेशन भी हमें आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब एक छोटी सी कंसेप्ट है आपके सामने, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो अब क्या होगा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। आपको पहले ट्रायंगल को समझना होगा। चलो मैं क्या बोलता हूं, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी एंड डी। तो अब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी और रे बी सी को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया और यहाँ पे डी एक और पॉइंट को ले लिया। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी में सी जो है ये ट्रायंगल के भीतर है, तो ये जो एंगल है ये क्या हुआ, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल होगा। ये जो एंगल है ये क्या हुआ, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल हुआ। और बी जो एंगल हुआ ये भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल हुआ, क्योंकि वो ट्रायंगल के भीतर है, ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल के बाहर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो ये हमारा इंटीरियर है, ए भी इंटीरियर है, ए भी इंटीरियर है, लेकिन ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि पहले तो इन तीनों की एडिशन कितनी आती है ये पता होना चाहिए। क्या है तीनों की एडिशन, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, ये दोनों तो लीनियर पेयर के एंगल्स है, तो इन दोनों की एडिशन भी कितने आने वाली है, 180 डिग्री। सो एंगल सी प्लस एंगल सी, यहाँ पे मैं ई लिखता हूं और यहाँ पे ई लिखता हूं, ई यानी कि एक्सटीरियर। एंगल सी एंड सी का एक्सटीरियर, ये सी अंदर है और ये जो है उसके साइड में पर बाहर है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, एक्सटीरियर। तो इसकी भी एडिशन कितनी आने वाली है, 180 डिग्री। तो मैंने इन दोनों की अगर सब्सट्रैक्शन ली तो क्या होगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, एंगल से सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी एक्सटीरियर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एंगल सी एक्सटीरियर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो क्या होगा, इस एंगल का एक्सटीरियर उसके दोनों की एडिशन होगी, यानी कि सी का एक्सटीरियर यानी कि ए प्लस बी, बी का एक्सटीरियर अगर लिया तो ए प्लस सी होगा और ए का एक्सटीरियर लिया तो बी प्लस सी होगा। यानी कि किसी भी एक एंगल का एक्सटीरियर रिमेनिंग टू इंटीरियर की क्या होता है, एडिशन। अच्छे से समझ लो, मैंने सी का एक्सटीरियर क्या आया आपका, टू इंटीरियर की एडिशन आई, इसे छोड़ के ई, इसे हम रिमोट इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमोट इंटीरियर। सी इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर है, तो ये जो है तो सी के सामने जो आने वाले कौन से, ए एंड बी, तो इन दोनों एंगल को हम रिमोट इंटीरियर ऑफ सी बोलेंगे। सो एक्सटीरियर एंगल इज द एडिशन ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर। सी का एक्सटीरियर ए है और ये दोनों सी के रिमोट इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर जो होगा किसका, सी का एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर ऑफ सी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ रिमोट इंटीरियर ऑफ सी। तो ये दो चीजें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी। एक्चुअली आपको सबको पता होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको जनरलाइज करना है, थोड़ा डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए। तो यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, इससे एक सर्कल बना लिया और ये जो साइड है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल, इसलिए यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। चलो, तो ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी कि इसके पास कितने फेसेस है, 3 फेसेस है। अगर तीनों फेसेस सेम हो गए तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर यानी कि सब क्या है, सेम है। तो इसी तरह से ये क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ 3 साइड्स है। क्या है, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ 3 फेसेस। तो हमने स्क्वायर लिया तो क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ 4 फेसेस। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ थ्री फेसेस। अगर हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ फोर फेसेस। तो इसे कैसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये लिया फोर ज्योमेट्री का, तो इसका एंगल कितना होगा 90, ए कितना होगा 90, ए 90, ए 90, और यहाँ पे इसका एक्सटीरियर होगा 90। तो एक्सटीरियर कितना है 90 और इंटीरियर कितना है 90। तो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल हमेशा कितने आते हैं, 180 डिग्री आते हैं। तो हमें क्या करना है अब, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, स्क्वायर का ट्रायंगल का एक्सटीरियर, अगर मैंने इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया तो ये कितना होगा 60, ये होगा 60, ये होगा 60, अगर ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया 120, ये 90 लिया तो ये कितना हो गया 90। अगर मैंने क्या किया, 5 फेस की रेगुलर ज्योमेट्री बना लिया, आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, 5 फेस की रेगुलर ज्योमेट्री बना ली इस तरह से, तो पांचों जो फेसेस है वो क्या है, सेम है। तो इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो एकदम बेसिक चीज है, जहां पे 3 साइड्स थी, जहां पे 3 साइड्स थी, तब हमने क्या किया, 180 डिग्री को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 60, तो ईच एंगल कितना बना 60 डिग्री। अगर 4 फेसेस थे तो हमने क्या किया, 180 डिग्री को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 45 डिग्री। ओके ना। तो क्या करना है, आप बेसिक चीजों को समझ लो, आपको क्या करना है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में रिलेशन फाइंड करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलो गौर से सुनो कि जब हमारे पास कितने साइड्स थे, 3 साइड्स थे, रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ 3 फेसेस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब हमने क्या किया, 360 को 3 बेस से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आ गए 120 आ गए। तो 120 क्या था, एक्सटीरियर एंगल था। अब यहाँ पे 4 देखो, जब हमने स्क्वायर लिया तो हमने 360 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आ गए 90 डिग्री आ गए। 90 डिग्री उसका क्या था, एक्सटीरियर एंगल था। अगर हमारे पास 5 फेसेस होंगे, यानी कि हमने क्या किया, रेगुलर पेंटागन बना लिया, क्या किया हमने, रेगुलर पेंटागन बना लिया। रेगुलर यानी कि पांचों फेसेस जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, तो हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये उसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। चलो हमने क्या लिया, अब हेक्सागोन लिया, हेक्सागोन सबको पता है, इस तरह से हमने क्या किया, हेक्सागोन लिया, रेगुलर ज्योमेट्री है तो इसके 6 फेसेस क्या होगी, सेम, तो इसका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी कि ये इंटीरियर हुआ, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या बना, एक्सटीरियर एंगल बना। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 360 को 6 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 60 डिग्री इसका क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो हमें किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री का एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करना है, ये आपको समझ लेना है। हमने ट्रायंगल से जनरलाइज किया है तो आप अच्छे से समझ लो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ n साइड्स। चलो अच्छे से देखो क्या है, जब 3 थे तो हमने क्या किया, 360 को 3 से डिवाइड किया, जब 4 थे तो 360 को 4 से डिवाइड किया, जब हेक्सागोन लिया तो 360 को 6 से डिवाइड किया। तो अगर हमने क्या लिया, n साइड्स लिए तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 360 को n से डिवाइड करना होगा। तो किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री के लिए अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना होगा। 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180। किसी भी पॉइंट में लो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो फॉर्मुलेशंस को अगर हम ध्यान में रख ले तो आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। मैं समराइज कर देता हूं, क्या है, आपके पास n नंबर ऑफ साइड्स होगी n, तो आपको पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। तो आप कैसे एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करोगे, आप पहले 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर लोगे। आपने 360 को नंबर ऑफ साइड से अगर डिवाइड कर लिया तो आपके पास क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा।
और फिर आपको क्या यूज करना है, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180, और आपको एक्सटीरियर पता होगा तो आप इंटीरियर का भी पता लगा सकते हो। सेम टेक्निक से अगर आपको इंटीरियर एंगल पता होगा तो आप एक्सटीरियर का भी पता लगा सकते हो। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मुझे व्हाट्सएप करना होगा। तो क्वेश्चन ए है कि अगर आपके पास 12 साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, अच्छे से सुनो, इफ यू हैव एन a regular polygon of 12 sides, then find the interior and exterior angle of the regular polygon। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, if regular polygon of 12 sides, then find the interior and exterior angle of regular polygon। तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट करना होगा। कमेंट करने की वजह आप मुझे क्या करो, व्हाट्सएप करो, क्योंकि कमेंट में आपका आंसर देख के कोई भी आंसर बता सकता है। तो फिर आपको मुझे जल्दी से क्या करना होगा, जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे ये जो इसका जो आंसर है मुझे व्हाट्सएप करना होगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना ध्यान में आया है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ 9011009639। तो इस पे आप मुझे क्या करो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने ट्रायंगल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज किया, सेंटर को अंडरस्टैंड किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरफ गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमने इंटीरियर एक्सटीरियर को स्टडी किया और उसको जनरलाइज किया। जनरलाइज इसलिए किया क्योंकि हमें आगे जाके मैथ्स में क्या करना है, रेगुलर ज्योमेट्री सिर्फ ट्रायंगल की नहीं, तो वैरायटी ऑफ और बेसिक जो है साइड्स जो है उसकी सीखनी है। तो आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको रिमोट इंटीरियर की कॉन्सेप्ट भी बताई। तो आपको इसे अच्छे से देखना होगा, इसके नोट्स बनाने होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उसके आंसर्स वेरीफाई करने होंगे। तो चलो अब हम इस जो पार्ट जो है ट्रायंगल का जो पार्ट है उसके लास्ट मूवमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो बेसिक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लेने जा रहे हैं वो आसान है, आपको पहले से ही पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, आपने बहुत ही बार इसे यूज भी किया है। तो मैं इसके प्रूफ्स की तरफ या किसी कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाने वाला, सिर्फ इसको रिवाइंड करने वाला हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री होगा तो गिवन में क्या होगा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा। तो आप क्या बता सकते हो, आपको पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का होना जरूरी है। तो इसकी जो ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड क्या करती है, राइट एंगल को फॉर्म करती है। तो राइट एंगल को फॉर्म करने वाले साइड्स के स्क्वायर की सम, मैंने कि चलो नेम देता हूं ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ए क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो एंगल B अगर 90 डिग्री होगा तो BC एंड AB आर मेकिंग राइट एंगल एट B। तो AB एंड BC राइट एंगल फॉर्म करने वाले साइड से, तो उनके स्क्वायर की सम यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या होती है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो कॉन्वर्स भी आपको पता होना चाहिए। क्या है कॉन्वर्स, अगर ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का स्क्वायर, चलो ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर अगर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर की सम आता है यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड का, किसी भी यानी कि बड़े साइड का, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है ना वो क्या होता है, दोनों से बड़ा होता है। यानी कि क्या, AC is greater than AB and AC is greater than BC। हाइपोटेनस दोनों के साइड से बड़ा होता है। और एक बात, AB प्लस BC जो नॉन हाइपोटेनस साइड से, उनकी एडिशन हमेशा हाइपोटेनस से बड़ी होती है। आपको ये भी अच्छे से समझना होगा कि AC ऑलवेज ग्रेटर देन AB होता है, AC ऑलवेज ग्रेटर देन BC होता है, यानी कि हाइपोटेनस जो नॉन हाइपोटेनस साइड से उनसे बड़ा ही होता है, लेकिन नॉन हाइपोटेनस साइड की अगर एडिशन कर ले तो वो हाइपोटेनस से बड़ी होगी। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा। तो हमने क्या किया, बड़े साइड का स्क्वायर किया, और अगर बड़े साइड का स्क्वायर
छोटे टू साइड के स्क्वायर की सम आ गई, तो इसका मतलब क्या है, वो जो कॉमन पॉइंट आएगा बी कॉमन आएगा, तो एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कॉन्वर्स में अब थ्योरम में क्या फर्क है आपको जानना होगा। थ्योरम में जरूरी क्या है कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आप ले सकते हो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और कॉन्वर्स में क्या है, अगर कॉन्वर्स में किसी भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर की सम होगी, तो आप बता सकते हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यह मेन डिफरेंस होता है किसी भी थ्योरम में और कॉन्वर्स में। थ्योरम में एंगल 90 डिग्री दिया है तब आप ए लिख सकते हो, और कॉन्वर्स में ये आप लिख सकते हो तभी क्या आएगा, एंगल 90 डिग्री आएगा। तो ये हो गया बेसिक पाइथागोरस थ्योरम और ये हाइपोटेनस एंड साइड्स का रिलेशन। इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि जब भी हम कॉमन रेशियो कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी जरूरी है। और इसके बाद एक थ्योरम और भी है जिसका हमें यूज करना होता है, अपोलोनियस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्या है अपोलोनियस थ्योरम, तो पहले आप कोई भी ट्रायंगल लो और उस ट्रायंगल में किसी भी एंगल का मीडियन ड्रॉ करो, ABCD। तो BD क्या है, यहाँ पे BD मीडियन होगी। अब आपको फिर से मीडियन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड जॉइनिंग सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ मीडियन। तो फिर चलो, तो अपोलोनियस थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर एंगल BD अगर मीडियन है, तो मीडियन जहां से स्टार्ट हुई उसके करीब के दो साइड यानी कि BA एंड AC, तो आप अगर ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने D क्या ली, मीडियन ली। तो क्या होगा, ED मीडियन है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन थे, AB एंड EC। तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि जिससे हमने मीडियन ड्रॉ की है उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे AB एंड EC, उनके स्क्वायर की एडिशन क्या होती है, 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD स्क्वायर। लेकिन अब क्या है, BD एंड CD दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे BD की जगह हम CD भी लिख सकते हैं। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको ये थ्योरम का भी जरूरी है। थ्योरम के लिए क्या जरूरी है आपके पास कि थ्योरम में ट्रायंगल की मीडियन होना जरूरी है। अगर मीडियन होगी तो आप इस फॉर्मुलेशन का यूज कर सकते हो। AD मीडियन है, सॉरी यहाँ पे अब BD नहीं है, AD मीडियन होगी, तो AD मीडियन होगी तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या बनेगा, 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर या 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर बनेगा, क्योंकि BD एंड CD सेम होगी, क्योंकि D BC का मिड पॉइंट होगा, तभी तो AD क्या बनेगी, मीडियन बनेगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं अब तक जो हुई ट्रायंगल में, ये आपको जान लेना जरूरी है। आपको किसी भी प्रॉब्लम में या कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट में मेंशन करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन है ये आपको कैसे लगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अपने जो भी फ्रेंड्स हो, आपके स्कूलमेट्स हो, बैचमेट्स हो, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और जल्दी से अपना एडमिशन कंफर्म करवा ले। तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।